एक बहुत ही शातिर चोर जो अपनी टीम के साथ एक राजा के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है, लेकिन वहां उसको अंदाजा होता है कि वो तो समुद्र में से बस एक बाल्टी निकाल रहा है, जबकि वो यहाँ पर पूरा का पूरा समुद्र ही लूट सकता है। फिर वो राजा को वहाँ पर बुलाता है और बताता है कि आपकी सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है। फिर राजा उसके साथ डील करता है कि मुझे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग चुरा कर दो, बदले में मैं तुम्हें 35 मिलियन यूरो दूंगा। और फिर वो 4 मिलियन यूरो एडवांस भी दे देता है, जिनको लेकर बर्लिन का दोस्त डेमियन एक पार्टी में चला जाता है, लेकिन वहां उसका वो बैग चोरी हो जाता है। अब आगे दोस्तों, आगे के पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको ये देखकर बहुत मजा आएगा कि बर्लिन कैसे अपना तेज दिमाग का यूज करके राजा की नाक के नीचे से उसके 3 खजाने चुरा कर ले जाएगा। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। 5th एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन डेमियन को कहता है 4 मिलियन यूरो से भरा हुआ बैग आपकी नजरों के सामने से गायब कैसे हो सकता है, जाओ जाकर ढूंढो उसे, ताकि हमने जो सोचा है उसको पूरा कर सके। डेमियन कहता है उस पार्टी में कम से कम 500 लोग थे, क्या पता किसने वो बैग चुराया हो। बर्लिन कहता है ये तो अच्छी बात है कि आपको 500 लोगों में से वो बैग ढूंढना है, क्या होता अगर आपको 7 अरब लोगों में से वो बैग ढूंढना पड़ता, जैसे पुलिस करती है। जाइए जल्दी से काम पर लगिए। अब डेमियन टेंशन में आ जाता है और याद करने की कोशिश करता है कि किस किस की निगाह उसके बैग पर थी। दूसरी तरफ बर्लिन जब अपने रूम में जाता है तो वहां उसको कंडेला मिलती है, जो कि उस पर गन तान देती है। कंडेला पूछती है कि क्या तुमने रानी साहिबा से दोस्ती इसलिए की थी ताकि तुम उनके महल में घुसकर चोरी कर सको। बर्लिन गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देता है। ये बात सुनकर कंडेला की जान में जान आ जाती है, वरना वो तो अब तक यही सोच रही थी कि बर्लिन उसको धोखा दे रहा है, यानी एक साथ रानी साहिबा और कंडेला दोनों के साथ खेल रहा है। फिर कंडेला कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल होंगी, लेकिन बर्लिन मना कर देता है और कहता है मोहतरमा, प्यार और व्यापार को मिलाने की हमारी आदत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप मेरा कोई ऑर्डर मानेंगी भी। आपके पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो हमें पुलिस के या फिर राजा साहब के हवाले कर सकती हो। लेकिन कंडेला कहती है हमें किसी की भी शिकायत नहीं करनी, हमें तो बस आपसे दिल लगाना है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन की टीम अपने अपने काम में लगी थी। फिर जब ब्रूस सोने के लिए जाता है तो कैला रॉय को कहती है कि तुम मुझे एक बार उसके पास ले चलो, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। फिर रॉय उसको उसके नए बॉयफ्रेंड की गैलरी पर लेकर जाता है और वहां जाते ही कैला उसको डांटना शुरू कर देती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फोटोज की एग्जीबिशन के लिए आया हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, यकीन ना आए तो आओ अंदर दिखाता हूँ। फिर जब कैला उसके साथ अंदर जाती है तो रॉय कहता है अब ये क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं कि अंदर जाकर वो लड़का जब कैला को अपनी तस्वीरें दिखा रहा था तो कैला उसकी बातों से इतनी ज्यादा मोहित हो जाती है कि उसको पकड़कर चूम लेती है। दूसरी तरफ डेमियन अभी भी ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा बैग किसने चुराया, लेकिन तभी उसके पास प्राइवेट नंबर से एक कॉल आती है। कॉल पर जो भी इंसान था वो आवाज बदलकर बात कर रहा था और वो कहता है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो रात को 9 बजे हनुमान मंदिर के पीछे वाले पार्क के पास आ जाना। फिर डेमियन सीधा ब्रूस के पास जाता है और उसको उठाकर पूछता है अगर तुम्हारे पास पहले से ही नोटों से भरा बैग हो तो तुम उसके बदले मुझसे क्या मांग सकते हो। ब्रूस कहता है पता नहीं। फिर डेमियन कहता है कि ब्लैकमेलर ने मुझे रात को 9 बजे बुलाया है, लेकिन वहां मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। फिर डेमियन रॉय के पास फोन करता है और जल्दी से आने के लिए कहता है। फोन काटकर रॉय जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है ताकि कैरा को भी अपने साथ ले जा सके, लेकिन वो तो नए लड़के के साथ मस्ती में चूर थी। फिर रॉय लगातार बेल बजाने लगता है, जिसके कारण उनको दरवाजा खोलना ही पड़ता है। फिर वो कैला को मिलकर कहता है क्या हुआ, खुद को संभाल नहीं पाई, ये सरासर गलत है। लेकिन कैला कहती है कि तुमने भी तो कैमरॉन की गलती माफ कर दी थी, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो, वैसे भी मैं ब्रूस को छोड़ने वाली हूँ। रॉय कहता है तुम्हारा बढ़िया है, तुम ब्रूस के लिए इसको छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन अब तुम बोल रही हो कि तुम ब्रूस को ही छोड़ दोगी। कैला कहती है तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में अपने आप आ जाऊंगी। फिर रात को जब डेमियन उस ब्लैकमेलर से मिलने के लिए जाता है तो ब्रूस और रॉय भी उसके साथ जाते हैं और छुपकर उस पर नजर रखते हैं। डेमियन जब उस ब्लैकमेलर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रानी साहिबा थी। रानी साहिबा उसको नोटों की एक गड्डी देते हुए कहती
कहती है, जैसे जैसे तुम मेरा काम करते जाओगे तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलते जाएंगे। डैमियन कहता है कि मैं पति पत्नी और वो के खेल में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, बस मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। फिर रानी साहिबा उसको 5 लाख देते हुए कहती है, तुम मेरा पहला खुराफाती आइडिया तो सुन लो। जब वो 5 लाख दे रही थी तो ब्रूस और रॉय को लगता है कि उन्होंने डैमियन पर बंदूक तान दी है, इसलिए वो दोनों गोलियां चलाते हुए अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण रानी साहिबा डर जाती है और डैमियन के गले से लग जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस अपने बोट पर आते हैं तो ब्रूस कहता है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। पति पैसे देता है, पत्नी पैसे चुरा लेती है और फिर हमें पैसों के बदले कोई और काम करने को कहती है। मैं तो कहता हूँ इस काम को मारो गोली और यहाँ से निकल चलो। ये बात सुनकर डैमियन गुस्सा हो जाता है और कहता है, बर्लिन की गैर मौजूदगी में सारे फैसले मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि प्लान आगे बढ़ेगा। फिर डैमियन के जाने के बाद रॉय ब्रूस को कहता है कि मैं कैला को लेकर उसके नए प्रेमी के पास गया था, लेकिन कैला तो उसको धमकाने की बजाय सोफे पर उसके साथ लिपटने लगी। मुझे माफ कर देना भाई, मैं उसको रोक नहीं पाया। फिर वो टूल बॉक्स में से एक हथौड़ा निकालता है और कहता है, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ डैमियन बर्लिन के पास जाता है और उसको बता देता है कि हमारे पैसे रानी साहिबा के पास है और वो पैसे देने के बदले हमसे इश्क चाहती है, लेकिन हमने भी उनको मना कर दिया क्योंकि हमारे उसूल आड़े आ रहे थे। बर्लिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो अपने पैसे वापस पाने के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। फिर बर्लिन डैमियन को एक सबल देता है और फिर उसके साथ जाकर प्रिंटिंग प्रेस का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है और वहां पर वो लोग मिलकर 4 मिलियन के नकली नोट छापते हैं। फिर बर्लिन कहता है, रानी साहिबा पैसों को जमीन में गाड़ नहीं सकती और ना ही अपने पास महल में रख सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत नौकर हैं। अब जरा सोचो, अगर पैसा घर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है तो कहाँ होगा? कैंडेला कहती है, पैसा जरूर उनकी कार में होगा। दूसरी तरफ ब्रूस और रॉय एक पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग में जाते हैं और वहां जाकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। रॉय कहता है, जब से हमारे पास पैसा आया है हम अपनी पुरानी जिंदगी भूल गए हैं, जो कि नहीं भूलनी चाहिए थी। चल तू भी तोड़ इन चीजों को और अपने पुराने दिन याद कर। हम आजाद पंछी हुआ करते थे, ये प्यार व्यार जैसे चूक प्यारी भूतिया काम हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। मैं गाड़ियां चुराता था और फिर उन गाड़ियों से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेस भी लगाया करता था, लेकिन फिर मुझे प्यार हो गया और मैं हर चीज से डरने लगा कि कहीं मेरी किसी गलती की वजह से वो मुझे छोड़ ना दे। लेकिन अब मैं फिर से आजाद हो गया हूँ। अब मैं इस चोरी के बाद नंगा होकर घुड़सवारी करूंगा। ये बात सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कैमरन राजा साहब की सबसे आलीशान बोट में घुस जाती है और फिर वो ये बात बर्लिन को भी बता देती है। बर्लिन पूछता है, तुम वहाँ पर घुसी कैसे? कैमरन बताती है कि मैंने इस बोट पर काम करने वाली एक लड़की क्रिस्टीना से दोस्ती कर ली और थोड़ी सी दारू में माहौल बदल गया। फिर मैंने धोखे से उसके जाम में जुलाब की दवा मिला दी और उसका फोन भी खराब कर दिया। फिर सुबह 7 बजे मैं बंदरगाह पर पहुंच गई और मैनेजर को जाकर कहा कि मैं क्रिस्टीना की जगह पर आई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। फिर मैनेजर ने मुझे काम समझाया और बोट पर आने दिया। तभी बर्लिन उसको समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी गैर कानूनी दिखे तो उसकी फोटोज खींच लेना ताकि राजा साहब के खिलाफ सबूत रहे, और आपके पास जितने भी फोन हैं सब में से हम सब के नाम चेंज कर दीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद का ख्याल रखिए। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन की पूरी टीम अब महल में प्रवेश कर जाती है, यानी कि अब से ये सब लोग यहीं पर रहने वाले हैं। राजा साहब इन सब को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, इसलिए वो उनको अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और कहते हैं यही मेरी कर्म भूमि है क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। फिर वो एक्साइटेड होकर यहाँ की सभी यूनिक चीजें दिखाने लगते हैं। तभी मौका देखकर रानी साहिबा डैमियन को एक लव लेटर पकड़ा देती है। राजा साहब कहते हैं कि अगर काम करते करते भूख लग जाए तो हमारे पास है अलास्का के मशहूर केकड़े, स्विट्जरलैंड की फेमस चॉकलेट और मछलियों के ढेर सारे अंडे। अब हम चलते हैं और आप लोग भी अपने काम पर लग जाइए। फिर उनके जाते ही बर्लिन गुस्से में कहता है कि मुझे ये बेहुदा और खुद में डूबे इंसान की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इनकी बातें सुन सुनकर हमें गुस्सा आ रहा था। फिर सब लोग उसको इशारा करते हैं कि प्लीज चुप हो जाइए, यहाँ पर माइक या कैमरे भी हो सकते हैं। फिर कैला चेक करती है और बताती है कि यहाँ पर ना तो माइक है और ना ही कोई कैमरा है। फिर ब्रूस और रॉय महल में टहलने के लिए जाते हैं ताकि पता लगा सके कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हैं। कैला बताती है कि ये कैमरे तभी काम करते हैं जब इनके पास से कोई गुजरता है, हर वक्त इनकी निगरानी नहीं की जाती। तभी डैमियन कहता है कि यहाँ पर 24 कैमरे लगे हैं, जल्दी से सभी को हैक कर लो।
ताकि हमें पता रहे कि कौन कहां पर आ जा रहा है। तभी फुटेज में देखकर डैमियन कहता है कि राजा साहब आप लोगों की तरफ ही आ रहे हैं। फिर वो दोनों जानबूझकर एक पेंटिंग की तारीफ करने खड़े हो जाते हैं ताकि राजा साहब को शक ना हो। फिर जब राजा साहब उनसे पेंटिंग के बारे में पूछते हैं तो बर्लिन उन दोनों को गाइड करता है कि उन्हें क्या जवाब देना है। फिर राजा साहब के जाने के बाद बर्लिन नकली नोटों वाला बैग उठाता है और पार्किंग की तरफ जाने लगता है। फिर छुप छुप कर बर्लिन कार के पास पहुंच जाता है और डिग्गी खोलकर नोटों वाला बैग चेंज कर देता है। फिर वो डैमियन को नोटों वाला बैग देते हुए कहता है आगे से पैसे लेकर किसी भी पार्टी में मत जाइएगा। डैमियन पूछता है जब रानी साहिबा को नकली नोटों के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। बर्लिन कहता है जब उनको पता चलेगा तो उनको बड़ा मजा आएगा क्योंकि एक पेशेवर ने उनको चारों खाने चित कर दिया। फिर डैमियन ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है और रानी साहिबा का दिया हुआ लेटर पढ़ने लगता है। लेटर में रानी साहिबा ने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था और साथ में ये भी कि तुम मुझे 1000 बार भी ठुकराओगे तो भी मैं तुम्हें पाने की कोशिश करती रहूंगी। फिर वो पूरे जोश के साथ अपनी टीम के पास जाता है और कहता है जल्दी से देखकर बताओ क्या चर्च में कैमरे लगे हैं। कैला बताती है वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या है देखने के लिए ब्रूस और मैं जाएंगे। फिर कैला अपनी शर्ट के बटन में लगा हुआ कैमरा ऑन कर लेती है ताकि बर्लिन और डैमियन को सब कुछ दिखता रहे। रास्ते में ब्रूस कहता है ना जाने मैंने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनाया, इसलिए मैं भी तुम्हारी की हुई गलती को भूलने को तैयार हूँ और लगभग भूल भी चुका हूँ क्योंकि अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। लेकिन कैला उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि काफी छोटी थी, लेकिन ब्रूस वहां भी अपनी बकवास छेड़कर बैठ जाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जियो, चाहे तुम उस लड़के से भी मिलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन फिर लौट कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर कैला इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि अब उसके पास एक नहीं बल्कि दो प्यार करने वाले थे। लेकिन तभी उसका एक आंसू कैमरे के ऊपर गिर जाता है जिसके कारण बर्लिन और उसके साथियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर बर्लिन रॉय को चर्च में जाने के लिए कहता है ताकि सही से काम हो सके। फिर जल्दी ही रॉय उनके पास पहुंच जाता है और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस देते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ के सभी इलेक्ट्रिक स्विच ढूंढने होंगे जिनसे तहखाना खुलता है। फिर काफी ढूंढने के बाद उनको एक मूर्ति मिलती है जिसके पास जाकर वो डिवाइस बीप करने लगता है। तभी जैसे ही कैला उस मूर्ति का हाथ पकड़कर घुमाती है तो जमीन के नीचे छिपे तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। फिर बर्लिन कहता है जल्दी से नीचे जाकर देखो वहाँ पर क्या है। जाने से पहले रॉय अपना ईयरफोन कैला को दे देता है और ब्रूस के साथ नीचे जाने लगता है, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले ही तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर जब कैला उस मूर्ति का हाथ दोबारा से घुमाने लगती है तो डैमियन बताता है कि चर्च में कोई आ रहा है। फिर कैला जानबूझकर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती है ताकि वहाँ पर जो भी आ रहा है उसको उल्लू बना सके, लेकिन चर्च में कोई और नहीं बल्कि सैंटोस आता है जो कि राजा साहब के पिता की कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल लेकर आया था। फिर वो खुद भी कैला के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है और कहता है तुम कितना भी मासूम चेहरा बना लो कमीनी, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता क्योंकि तुमने मुझे कार से टक्कर मारकर अपाहिज बना दिया। मैं हर जख्मों की दुगनी कीमत वसूलता हूँ और एक दिन मैं तुम्हें भी अपाहिज बनाकर छोड़ूंगा, और ये मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ। फिर वो कैला को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है और खुद तहखाने का दरवाजा खोलकर नीचे जाने लगता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं सैंटोस तहखाने के अंदर जाकर चारों तरफ अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता क्योंकि रॉय और ब्रूस उस वक्त छत पर लटके हुए थे। फिर सैंटोस के जाते ही वो दोनों नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। ब्रूस कहता है मुझे कैला की चिंता हो रही है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, ये मुझे गोली मार चुका है और इसने तुम्हें भी कुत्ते के पिंजरे में बंद करके नदी में फेंक दिया था। ये साइको कुछ भी कर सकता है। तभी कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और अब की बार डैमियन अंदर आता है। डैमियन कहता है कैला बिल्कुल सही सलामत है और बर्लिन के पास है, चलो काम पर लगते हैं। फिर वो अपने दोनों साथियों को बंदूकें देता है और खुद एक डिवाइस से दरवाजे के पीछे का 3D मैप बनाने लगता है। इस समय बर्लिन हिडन कैमरा की वजह से ये सब कुछ लाइव देख रहा था, लेकिन तभी वहां पर एल्वारो आ जाता है और बातों बातों में टेबल पर रखी हर चीज की छानबीन करने लगता है। फिर वो पूछता है कि बाकी की गैंग कहाँ गई। बर्लिन कहता है वो सब आपके ही काम पर लगे हैं, यानी चोरी करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। फिर एल्वारो कहता है कि मैं तो यहाँ पर आप लोगों को खाने का न्योता देने के लिए आया था, ड्रेस कोड है ब्लैक टाई, रात को मिलते हैं। फिर उसके जाने के बाद बर्लिन कहता है इनका इस तरह से ताक झांक करना ये साबित करता है कि इनको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब हम उस पेंटिंग को चुराने का एकदम शानदार प्लान बनाएंगे। आप जल्दी से पता लगाइए कि वो पेंटिंग कौन सी तारीख को कहां से निकलेगी
और कितने बजे यहाँ पहुंचेगी। इसके अलावा कौन सी कंपनी को उस पेंटिंग को यहाँ लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फिर बर्लिन अपने साथियों को चर्च से निकालने के लिए जाता है ताकि डिनर के वक्त टाइम पर पहुंच सके। तभी रात को डिनर के वक्त जब सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे तो ब्रूस फिर से कैला वाला रात छेड़कर बैठ जाता है और सबको बता देता है कि इसका किसी और से भी चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ और छोड़ना नहीं चाहता। कैला, क्या हम तीनों इस रिश्ते में आ सकते हैं? ये बात सुनकर रॉय कहता है, ये क्या बकवास है। राजा साहब भी बर्लिन की तरफ देखते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। बस सब लोग कैला का जवाब सुनना चाहते थे और कैला भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर अल्वारो कहता है कि तुम्हारे नए ख्याल वाले सिपाहियों के लिए एक एक जाम हो जाए। तभी रानी साहिबा डैमियन को एक वाइन की बोतल देती है जिसके ऊपर लिखा था कल रात 8 बजे डिनर तुम्हारी बोट पर, वो भी अगले 5 लाख के लिए। फिर वहाँ से निकलकर बर्लिन कहता है, ये कैसी बकवास दावत थी, हमें ऐसी और दावत नहीं चाहिए, और वैसे भी हम जिसको लूटते हैं उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बनाते। फिर वो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी डैमियन बर्लिन को साइड में ले जाकर बताता है कि रानी साहिबा तो बड़ी ही होशियार निकली, उन्होंने वाइन की बोतल पर बिल्कुल उसी लिखावट में हमें डिनर पर इनवाइट किया है। तभी बर्लिन कहता है, ये तो अच्छी बात है, आप कल उनको डिनर पर ले जाइए, आइसक्रीम खिलाइए और ऐसी ऐसी बातें कीजिए कि वो बोर हो जाए ताकि उनका प्यार मर जाए। तभी कुछ देर बाद बर्लिन के पास कैमरन का फोन आता है और वो बताती है कि कल हम साइडिया पहुंच गए थे और बड़ी ही चालाकी से उन्होंने सब लोगों को नीचे उतार दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि बोट पर बिजली की कोई खराबी हो गई है, ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। फिर मैं भी घूमने का बहाना बनाकर वहां से चली गई, लेकिन असल में मैं वहीं पर रुककर निगरानी कर रही थी। मैंने देखा कि उस दौरान बोट पर कोई भी इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, लेकिन एक चीज जरूर आई और वो थे नाइजीरियन चावलों के पैकेट, जबकि बोट में पहले से ही कई सारे चावलों के बैग पड़े थे। अब जैसे ही बोट चलेगी मैं पता लगा लूंगी कि उनमें क्या है। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम भी ये सब पता लगा लेती है कि नीचे तहखाने में दरवाजे के पीछे एक गुंबद टाइप तिजोरी बनी हुई है जो कि टाइटेनियम की बनी हुई है। उसके दरवाजे पर ना तो कोई हैंडल है और ना ही कोई नंबर और ना ही कोई ऐसी चीज है जिससे उस दरवाजे को खोला जा सके। वहाँ जो भी दीवारें हैं वो 2 परतों में बनी हुई है, यानी कि उनके बीच में खाली जगह है जिसके बीच में शायद कोई गैस होगी, या तो चोर को बेहोश करने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए। कैला कहती है कि जब तक मैं इस बात पर श्योर नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कह सकती, और डैमियन भी ये कहकर बाहर चला जाता है कि हमें भी सोचने के लिए ठंडी हवा चाहिए। फिर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात अल्वारो से हो जाती है। पूछने पर डैमियन बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं टहलने चला आया। अल्वारो कहता है, मुझे भी अक्सर रातों को नींद नहीं आती। फिर वो डैमियन को अपने साथ अस्तबल में लेकर जाता है और वहाँ अपने प्यारे घोड़े से मिलवाता है। अल्वारो सिखाता है कि किस तरह घोड़े से संबंध बनाया जाता है ताकि वो तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारी सारी बातें समझ जाए। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर वाइन पीते हैं और गाना भी गाते हैं और इस तरह से दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। बातों बातों में उसको बताता है कि मेरे दोस्त में भी तुम जैसी ही खूबियां हैं, वो भी आपकी तरह कला का दीवाना है और दुनिया को देखने का अपना एक निजी नजरिया रखता है। वो उन लोगों में से है जिनकी मौजूदगी ही महफिल में रंग भर देती है, और जब वो नाराज होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया ही रूठ गई हो। अल्वारो पूछता है, वैसे आपका ये दोस्त है कौन? डैमियन कहता है, वही जो आपके लिए इस वक्त जाग रहा है और चोरी का प्लान बना रहा है, यानी कि बर्लिन। वो हमेशा अपने प्लान में कामयाब होता है, कभी भी नहीं चूकता। इस बात पर अल्वारो चिढ़ जाता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो डैनियल को चर्च के नीचे तहखाने में ले जाता है और पूछता है, कैसी लगी ये जगह? क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ पर भी पहुँच सकता है? वैसे ये मेरा तीसरा खजाना है। डैनियल कहता है, मैं समझा नहीं। फिर अल्वारो बताता है कि मेरा पहला खजाना था गुम्बद में रखी वो नायाब तस्वीरें जहाँ तुम लोग आसानी से पहुँच गए। मेरा दूसरा खजाना है मेरी बीवी, जिसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और तीसरा खजाना यहाँ तिजोरी में है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। डैमियन कहता है, चोरों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। फिर अल्वारो डैमियन को मुड़ने के लिए कहता है और खुद कोड लगाकर तिजोरी का गेट खोल देता है। फिर वो डैमियन को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी तो फट रही थी। फिर अल्वारो कहता है, भरोसा रखो मुझ पर, अंदर जाओ। फिर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो अल्वारो पूछता है, क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ पर भी पहुँच सकता है? तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं दरवाजा बंद होते ही वहां पर बीप की आवाज आने लगती है।
फिर अल्वेरो हंसते हुए कहता है कि हमारे अलावा इस दहलीज को कोई भी पार नहीं कर सकता। फिर वो स्कैनर में अपनी आंख को स्कैन करता है और बताता है कि अगर हमने 10 सेकंड के अंदर अपनी आंख स्कैन ना की होती तो जानते हो क्या होता? ये कैमरा मीथेन गैस से भर जाता और देखते ही देखते ये गलियारा आग की लपटों से भर जाता, जैसे कोई नरक की आग हो। अब इस दरवाजे को देखो, ना ही कोई हैंडल है और ना ही कोई ताला और ना ही कोई हाइड्रोलिक सिस्टम। ये दरवाजा जादू से खुलता है। अब बताओ, क्या बर्लिन यहाँ पर चोरी कर सकता है? डैमियन कहता है आप तो कमाल है। दूसरी तरफ बर्लिन कंडेला के साथ मिलकर तस्वीर को लूटने का प्लान बना रहा था। वो बताता है कि जिस ट्रक में वो पेंटिंग आएगी उस ट्रक का दरवाजा किसी चाबी से नहीं खुलता, बल्कि वो दरवाजा कोड से खुलता है, जिसका कोड गार्ड्स को भी नहीं पता होता। उस ट्रक के शीशे इतने मजबूत होते हैं कि गोलियों से भी नहीं टूटते। फिर कंडेला कहती है क्यों ना हम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह पूरे ट्रक को ही गायब कर दें। बर्लिन कहता है यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, हमें एकदम असली और सटीक प्लान बनाना होगा। तभी बर्लिन के पास कैमरन का फोन आता है और वो बताती है कि जिस समय हमारी बोट रवाना होने वाली थी तो ठीक उसी समय वहाँ पर कुछ नामचीन हस्तियां आ गई, जहाज पर मौजूद कुछ खास लोगों को सम्मान देने। बर्लिन कहता है कि यानी कि उन चावल के पैकेट्स में कुछ तो गैर कानूनी होगा ताकि उनकी जांच ना हो। फिर बर्लिन पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो पैकेट कहाँ पर रखे गए हैं? कैमरन कहती है कि मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर वो बताती है कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के बीच में काफी गैप है, यानी कि जरूर वहाँ पर कोई गुप्त जगह होगी। अब मैं वहीं पर चेक करने वाली हूँ। बर्लिन कहता है क्या अब आप अपने कैबिन में छेद करने के बारे में सोच रही है? यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप वही करती है जो आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको कहा जाए कहीं जाना है तो आप नहीं जाती, जब कहें घर पर रहो तो आप भाग जाती है। आप गलती खुद करती है और इल्जाम अपने आशिक पर लगाकर उसको नीचा दिखाती है। आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात को समझेंगी। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो आपका हाल ऐसा होगा जैसे बीच समंदर बिना नाव के छोड़ दिया गया हो। लेकिन कैमरन कहती है कि मैं बिना पकड़े गए आपको ये काम करके दिखाऊंगी। ये बात सुनकर बर्लिन को गुस्सा आ जाता है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये हमारा हुक्म है। लेकिन कैमरन तो किसी की भी मानने वाली नहीं थी। उसके दिमाग में तो चावलों के वो पैकेट घूम रहे थे। फिर बर्लिन वहाँ से निकलकर कैंडेला के पास जाता है, जो कि बाहर कॉफी पीने के लिए आई थी। यहाँ पर बैठकर वो दोनों काफी प्यार भरी बातें करते हैं। तभी बर्लिन के पास डैमियन का फोन आता है और वो बताता है कि नीचे तिजोरी में एक और तिजोरी है, वो भी गुंबद टाइप, जिसको अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर राजा की आंख से स्कैन ना किया गया तो वहाँ पर आग जल जाती है। बर्लिन कहता है बहुत खूब, क्या आपने ये मन घड़ंत तस्वीर अपने दिमाग से बनाई है? डैमियन कहता है नहीं, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। फिर वो कल रात वाली सारी बात बताता है और बताता है कि हमारी राजा साहब से दोस्ती हो गई। उन्होंने अपने पैसों की सुरक्षा के लिए बहुत ही कमाल का बंदोबस्त किया है। उनका पैसा चुराना तो नामुमकिन है। बर्लिन कहता है कुछ भी हो जाए पैसा तो हम चुरा कर रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तभी कैला कहती है कि हमारे पास ढेर सारा डाटा है, हो सकता है कि हमें राजा साहब की आग की जरूरत ही ना पड़े। अब हमें ये पता लगाना होगा कि वहाँ पर आग कितनी देर तक जलेगी, क्योंकि जब आग के कारण वहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। फिर बर्लिन कहता है कि हम वहाँ पर आग से बचने वाला सूट पहनकर जाएंगे और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाएंगे। लेकिन डैमियन उसकी हर बात को नाकार देता है और बस बार बार एक ही रट लगाए रखता है कि हम ये चोरी नहीं कर पाएंगे। फिर बर्लिन गुस्से में कहता है आखिर आपको हो क्या है तमिया? आप ये चोरी क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप हमसे खेल खेल रहे हैं? मुझे लगता है आप बस महारानी के साथ सोना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ चोरी छुपे मिलना, मैसेज में बात करना और अब उनके पति के साथ दोस्ती, लगता है आपके मन में उनके प्रति हमदर्दी आ गई है। आपका एक असूल हुआ करता था कि चोरी हमेशा ठंडे दिमाग से करनी चाहिए, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिए। नीचे तय खाने में जो भी उलझने हैं हम उनको साइंस से सुलझाएंगे। फिर जब बर्लिन अंदर बिल पे करने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैमिल आ जाती है और वो बर्लिन को गन पॉइंट पर अपने होटल रूम में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डैमियन पूरा हिसाब किताब लगाकर बताता है कि जब तिजोरी के पास आग जलेगी तो वो 45 सेकंड के अंदर अंदर पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देगी और फिर बुझ जाएगी। लेकिन इन 45 सेकंड में टेम्परेचर 1963 डिग्री तक पहुंच जाएगा और उसके बाद 400 से 600 डिग्री तक आकर ठहर जाएगा। फिर डैमियन एक सूट की फोटो दिखाते हुए कहता है कि हमें इसके साथ के सूट का अरेंजमेंट करना होगा, यही इतनी गर्मी के अंदर हमें बचा सकता है। तभी रॉय कहता है कि अंदर मैं जाऊंगा, लेकिन डैमियन कहता है नहीं, तुम दोनों अंदर जाओगे। अब ब्रूस को डैमियन की बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन को अपने होटल रूम में लेकर जाती है और बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड धोखेबाज निकला और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सिंगापुर में अकेला छोड़कर यहाँ भाग आया। अब बताओ तुम मेरे पास क्यों नहीं आए?
बर्लिन बताता है कि हम कोलंबिया के कोफी इलाके में ज्वालामुखी फटने की वजह से फंस गए थे क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। फिर वो विश्वास दिलाने के लिए अपनी फोटो भी दिखाता है। फिर बर्लिन बताता है कि हमने तुम्हारे लिए अर्जेंटीना का टिकट खरीदकर सिंगापुर के ब्लू मून बार में भिजवाया था ताकि तुम अर्जेंटीना आ सको, लेकिन कैमिल कहती है कि मुझे वो लिफाफा नहीं मिला। फिर बर्लिन बताता है कि मैंने वहाँ पर 2-3 बार फोन भी किया था, लेकिन वहाँ का बारटेंडर बोला कि स्टाफ चेंज हो गया और हमें आपके लिफाफे के बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल उस दिन कैमिल बर्लिन के बुलाने पर वहाँ पर आई थी, लेकिन वो लिफाफा काउंटर के नीचे गिरा पड़ा था, जिस वजह से वो उसे नहीं मिल पाया। अब प्रेजेंट में कैमिल बर्लिन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन साइड हो जाता है। फिर कैमिल बर्लिन पर गन तान देती है। दूसरी तरफ ब्रूस, रॉय और कैला बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। फिर ब्रूस कैला का फोन लेता है और उसके बॉयफ्रेंड क्लाउडियो के पास कॉल कर देता है। ब्रूस कहता है कि मैं कैला का बॉयफ्रेंड ब्रूस बोल रहा हूँ और हम तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्लाउडियो डर जाता है और कहता है भाई कहीं मुझे बुलाकर पीटने का प्लान तो नहीं है। ब्रूस कहता है नहीं, कैला भी मेरे पास है और हम तीनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं रानी साहिबा डैमियन से मिलने के लिए जाती है और उनको नकली नोट देते हुए कहती है जब तुम्हारे पास तुम्हारे असली नोट थे तो तुम ये डिनर का नाटक किस लिए कर रहे हो? तुम्हें एक शादीशुदा औरत के साथ खेलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? डैमियन कहता है आप गलत बोल रही है, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ। फिर वो रानी साहिबा की दी हुई अब तक की सभी चिट्ठियां निकाल कर दिखाता है और कहता है अगर मुझे आपसे प्यार नहीं होता तो मैं इन सबको संभाल कर क्यों रखता। लेकिन तभी उसका जमीर जाग जाता है और वो कहता है कि अब राजा साहब हमारे दोस्त बन गए हैं और हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। मेरी तो खुद की शादी भी बेवफाई की वजह से ही टूटी थी, फिर हम ये काम किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं? लेकिन रानी साहिबा उसके कान में ऐसी मोहब्बत की बातें करती है कि डैमियन अपने सारे उसूल भूल जाता है। लेकिन जब रानी साहिबा उसको किस करने लगती है तो वो दूर हट जाता है और कहता है एक बार मेरा काम हो जाने दो, फिर मैं आपको यहाँ से कहीं दूर ले चलूंगा जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। लेकिन रानी रूठ कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैंडेला कैमिल के होटल रूम का पता लगाकर उसकी चाबी चोरी करती है और सीधा रूम के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैमिल बर्लिन की गोद में बैठी थी। फिर जब बर्लिन सफाई देने लगता है तो कैंडेला उसको चुप रहने के लिए कहती है। कैंडेला कहती है अगर तुम्हारी पेरिस की प्रेम कहानी इतनी ही खूबसूरत थी तो मुझसे दिल क्यों लगाया? बर्लिन कहता है हम दोनों ही ऐसे बदकिस्मत हैं जो एक दूसरे से बिना बात किए बस एक दूसरे का इंतजार करते रहे और खुद ही मान लिया कि अब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कैंडेला का तो दिल टूटा था, इसलिए वो बर्लिन को कहती है कि मैंने तुमसे जितना प्यार किया उतना किसी से भी नहीं किया और तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस तरह से टूटेगा। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी कदर है तो मुझे ढूंढना मत। फिर कैंडेला गुड बाय कहकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इन सब के प्यार भरे भूतियापे में हम कैमरन को तो भूल ही गए। रात होते ही कैमरन एक लकड़ी काटने वाला कटर लेकर आती है और अपने बेड का मैट्रेस हटाकर उसको काटने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम एक सुनसान जगह पर जाकर जानबूझकर एक कार में आग लगा देती है। फिर जैसे ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम आती है तो ब्रूस, रॉय और कैला उनका ट्रक चुरा कर ले जाते हैं ताकि उसमें से उनका सूट चुरा सके और कुछ जरूरी सामान भी। दूसरी तरफ बर्लिन कैंडेला के गांव में पहुंच जाता है जहां वो अपनी फैमिली के साथ तरबूज काट रही थी। बर्लिन को देखकर कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि कैंडेला ने सबको बता दिया था कि बर्लिन धोखेबाज है। फिर कैंडेला भी उसको डांटने लगती है और उसकी माँ भी कहती है जा कमीने उस दूसरी औरत के पास जा। फिर बर्लिन अपनी सफाई देता है और बताता है कि कल कैमिल के साथ कुछ भी नहीं हुआ, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमसे दूर भागने की वजह ढूंढ ली। आपको भी पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इतने में कैमिल के पिता और भाई बंदूक लेकर आ जाते हैं और बर्लिन पर तान देते हैं। फिर बर्लिन भी अपनी बंदूकें निकाल लेता है और उन दोनों पर तान देता है। बर्लिन कहता है हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से किसी का भी खून बहे। हम पेशे से एक चोर हैं, हमारा एक बेटा भी है और इस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि हम किस तरह साबित करें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये बात सुनकर कैंडेला मान जाती है और बर्लिन को माफ कर देती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन अपने छोटे भाई सर्जियो को मिलने के लिए बुलाता है, जिसको हम सब प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। बर्लिन कहता है भाई हम शादी कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर कहता है आपको याद तो है ना कि ये आपकी चौथी शादी है।
बर्लिन कहता है हाँ, और आज रात हम दोनों भाई बैचलर पार्टी करेंगे। अब जाइए जाकर नए कपड़े खरीद लीजिए। तब तक हम डचमैन से मिलकर आते हैं, हमें कोई नई पेंटिंग बनवानी है। दूसरी तरफ डैमियन जब अपने काम में लगा था तो उसके पास रानी साहिबा आती है और कहती है हमारे पास आपके काम खत्म होने तक का टाइम नहीं है, क्या पता तब तक आप हमें पसंद ही ना हो या फिर आप जिंदा ही ना हो। फिर जब वो दोबारा से डैमियन को चुमने की कोशिश करती है तो डैमियन फिर से पीछे हो जाता है। इतने में एल्वारो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कहीं हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया। अब एल्वारो को देखकर रानी साहिबा घबरा जाती है और कहती है इन्होंने जबरदस्ती हमें चूमने की कोशिश की, लेकिन एल्वारो कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर अपनी वाइफ के जाने के बाद वो दरवाजा बंद कर देता है और डैमियन को अपने पास बैठने के लिए कहता है। एल्वारो पूछता है कि क्या आपने सच में उनको चूमने की कोशिश की? डैमियन कहता है कि मैंने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। एल्वारो कहता है मैं जानता हूँ हमारे बीच आजकल थोड़ी अनबन चल रही है और इसीलिए वो चाहती है कि कुछ भी करके आप लोगों को इस महल से भगा दे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, उसको छूने की कोशिश की या फिर एक ही हवा में सांस ली तो कसम उड़ान चल लेगी, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा कब्र में दफना दूंगा और उसमें छोटा सा छेद रख दूंगा ताकि तुम कब्र में पड़े पड़े पछताते रहो कि मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ प्रोफेसर बर्लिन से पूछता है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। बर्लिन बताता है कि हमने एक रईसजादे से एक पेंटिंग चुराने का वादा किया है जो कि हम पूरा नहीं करने वाले। प्रोफेसर कहता है कि ये तो गलत बात है, जिस चीज का वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन बर्लिन कहता है कि वादा तो एक बहाना है, बल्कि हम तो उसकी तिजोरी लूटना चाहते हैं। फिर प्रोफेसर एक बड़ी ही समझदारी वाली बात करता है और कहता है क्या आप अपनी सारी जिंदगी इस गम में बिताना चाहते हैं कि कहीं उनका भेजा हुआ कोई कातिल आपकी जान न ले ले? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा। दूसरी तरफ डैमियन बहुत ज्यादा टेंशन में था कि कैसे कोई आकर उसको धमकी दे सकता है, इसलिए वो गुस्से में रानी साहिबा के पास जाता है और उनको चूम लेता है। तभी वहाँ पर एल्वारो का बॉडीगार्ड भी आ जाता है और कहता है मैडम राजा साहब ने अपनी चाबियां मंगवाई है जो कि वो यहीं पर भूल गए। वो चाबियां इस समय वहीं पर पड़ी थी, लेकिन रानी साहिबा कहती है कि अगर मुझे मिल गई तो मैं खुद देने आ जाऊंगी। दूसरी तरफ कैमरन बेड के अंदर से नीचे वाले फ्लोर पर जाने का रास्ता बना लेती है। फिर वो एकदम तैयार होकर एक चाकू और फोन भी अपने पास रख लेती है और जब वो जाने लगती है तो उसके दूसरे फोन पर कैला का फोन आ जाता है और वो पूछती है कि मैं तय नहीं कर पा रही कि ब्रूस अच्छा है या क्लाउडियो। जब तुम जिम के पास गई थी तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? कैमरन कहती है मुझे अच्छे से पता था कि मैं रोई से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसको ये बात बता ही नहीं पाई, बल्कि मैंने सारे इल्जाम उस पर ही डालने शुरू कर दिए। लेकिन अब जब मैं वापस आऊंगी तो इस बारे में मैं उससे जरूर बात करूंगी। फिर फोन काटने के बाद वो अपने नीचे वाले फ्लोर पर चली जाती है। दूसरी तरफ कैला भी ब्रूस और क्लाउडियो के साथ ट्रायंगल बनाने के लिए तैयार थी। तभी हम बर्लिन को देखते हैं जो अपने भाई सर्जियो को अपनी चोरी का प्लान समझा रहा था कि हम किस तरह से एक्सीडेंट करवाकर उस पेंटिंग को लूटने वाले हैं। फिर दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और सिद्धू मूसेवाले का गाना गाते हुए खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ कैला, ब्रूस और क्लाउडियो ये तीनों भी खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद ब्रूस कैला को कहता है कि मेरा साथ यही तक का था और फिर वो दोनों को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। तभी कैला क्लाउडियो को कहती है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में आना किसी जादू से कम नहीं, लेकिन मुझे भी एहसास हो गया कि मैं ब्रूस के साथ ही ज्यादा खुश रह पाऊंगी। क्लाउडियो कहता है कि मुझे भी यही लगता है, इसलिए जाओ जल्दी से रोक लो उसे। फिर कैला भागकर ब्रूस के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैमरन उन चावलों के कट्टे तक पहुंच जाती है जिनको ढूंढने के लिए वो इतना रिस्क उठा रही थी। फिर वो एक कट्टे में चाकू घुसा कर देखती है, लेकिन तभी लहरों की वजह से बोट हिल जाती है और उस कट्टे के अंदर से हीरे नीचे गिर जाते हैं, जिनसे इतना शोर होता है कि एक स्टाफ मेंबर को उसकी आवाज सुन जाती है। फिर वो नीचे कान लगाकर सुनता है और उसको हीरो की खनखनाहट सुनाई देती है। अब कैमरन के पास ये सब कुछ समेटने के लिए बहुत ही कम समय था, इसलिए वो भागकर ऊपर जाती है और वहां से एक टेप लेकर आती है। वापिस आकर वो सारे हीरे इकट्ठे करती है और वापिस से बैग के अंदर भर के फोन भी साथ में रख देती है और उस बैग पर टेप लगा देती है। विक्टर जब वहां पर चेक करने के लिए आता है तो उसको सब कुछ सही लगता है, लेकिन जाते वक्त उसकी नजर एक हीरे पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर वो सभी बैग्स को चेक करता है और उसको टेप वाला बैग दिख जाता है। तभी कैमरन उन बैग्स की फोटो बर्लिन के पास भेज देती है और एक वॉइस नोट के जरिए बता देती है कि हमारा शक सही निकला, उन बैग्स में हीरे हैं और मैंने एक बैग में फोन भी छुपा दिया है ताकि हमें उन हीरो की लोकेशन मिलती रहे। फिर रात को जब वो सो रही थी तो कोई उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाता है,
जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी कोई उसके बेड के नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और सारे पेपर्स हटाकर फोन में से भी वो सारी फोटोज डिलीट कर देती है। फिर जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो दरवाजे पर उसको कैप्टन मिलता है। फिर अंदर आकर वो दरवाजा बंद कर देता है और पूछता है यहाँ पर क्यों आई थी। कैमरन कहती है मैं चोर हूँ और मैंने सुना है कि ऐसे जहाज में लोग कीमती जेवर पहन कर आते हैं। फिर कैप्टन उससे उसका फोन मांगता है और कहता है तुम्हारी यहाँ होने की 3 वजह हो सकती है। एक, या तो तुम छोटी मोटी चोर हो, दूसरी तुम एक अंडरकवर पुलिस वाली भी हो सकती हो, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि पुलिस वाले अपना बेड तोड़ने की बेवकूफी कभी नहीं करते, और तीसरी तुम किसी ऐसे गैंग की मेंबर हो जिसको पहले से ही खबर थी कि हम क्या कर रहे हैं। चलो अब जल्दी से अपने साथियों के नाम बताओ जिनके नाम तुमने ग्रहों के नाम पर सेव किए हुए हैं। इतने में वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और कहता है कैप्टन आपकी ऊपर जरूरत है, इसे मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ बर्लिन अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि अब हम पेंटिंग को सच में चुराएंगे ताकि हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके बिना किसी डर के। फिर वो उन सबको हीरो वाले बैग के बारे में बताता है और बताता है कि राजा साहब उन अंतर्राष्ट्रीय हीरो को तराश कर हर एक हीरा 75,000 यूरो में बेचते हैं। ऐसे सौदागर गद्दारी कभी भी माफ नहीं करते, इसलिए हम उनका दिया हुआ काम पूरा करेंगे। दूसरी तरफ विक्टर कैमरन को बांधकर हीरो वाली गुप्त जगह पर बंद कर देता है, लेकिन उसके जाते ही कैमरन अपने पाँव में छुपाए हुए चाकू से खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। फिर वो अपना छुपाया हुआ फोन निकालती है और उससे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क एरर होने की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाती। दूसरी तरफ कैला और डेमियन बताते हैं कि हमें उस तिजोरी के ऊपर 5 सेंटीमीटर छोटा एक सुराग मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दरवाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से खुलता है। मैंने वो चीज देखी है जिससे वो दरवाजा खुलेगा। राजा साहब उसको हमेशा अपनी चाबियों के साथ रखते हैं। अब हमें अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए वो चीज उनसे चुरानी होगी। इस काम में बर्लिन हेल्प लेता है कंडेला की, जो कि नकली चाबियां रखकर उनकी असली चाबियां चुरा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं राजा साहब नहाने के बाद अपने हाथों पर क्रीम लगवा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर सैंटोस आता है और कहता है जिनको आप महल में लेकर आए हैं मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप उनको अपना दोस्त समझकर उनके साथ खाना खाते हैं, लेकिन बूढ़ी मत, वो चोर है। फिर राजा साहब कहते हैं जो भी कहना है साफ साफ कहो। सैंटोस कहता है कि मेरा अंदाजा है वो लोग पेंटिंग नहीं चुराएंगे, बल्कि वो लोग आपको लूटने वाले हैं। फिर वो यही बात अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, लेकिन बॉडीगार्ड को ऐसा नहीं लगता था। लेकिन एल्वारो सैंटोस की बात को सीरियसली लेता है और सीधा ही लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो गुस्से में कहता है कि चोरी में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और तुम लोगों ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। हम सदी की सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं और तुम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे। मैं तो चाहता हूँ कि जब उस पेंटिंग की चोरी हो दुनिया भर के सभी अखबारों में उसका ही जिक्र हो, लोग सुबह उठे तो हफ्तों तक इसी चोरी का जिक्र करे। फिर बर्लिन उनको बैठने के लिए कहता है और अपना पूरा प्लान दिखाता है। बर्लिन बताता है कि इस ट्रक की सभी दीवारें 35 मिलीमीटर मोटे स्टील की है, जिनको तोड़ना लगभग नामुमकिन है, इसलिए हम इस ट्रक को उसके कोड से ही खोलेंगे। दरअसल ट्रक निकलने से 48 घंटे पहले सुरक्षा टीम ट्रक की जांच करती है। वो लोग हर चीज की बारीकी से जांच करते हैं, यहाँ तक कि फ्यूल भी फुल है या नहीं। फिर वो एक फुटेज के जरिए अल्वारो को दिखाता है कि ये रहा तिजोरी खोलने का पासवर्ड, जो हमने पहले ही पता लगा लिया है। अब ये सब देखकर अल्वारो खुश हो जाता है और कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। लेकिन बर्लिन कहता है नहीं, आपको उस समय अपने किसी दोस्त के पास होना चाहिए जो इस बात की गवाही दे सके कि चोरी के समय आप उसके साथ थे। और हो सके तो नेट पर भी उस पेंटिंग के बारे में सर्च मत करना, वरना अगर शक की सुई आप पर आई तो आप शक के घेरे में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो सभी लोग अलग अलग व्हीकल लेकर अपनी चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और पेंटिंग वाले ट्रक को अपनी गाड़ियों से घेर लेते हैं। इस चोरी में बर्लिन के ससुराल वाले भी उसका साथ देते हैं, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर जब उनका काफिला ट्रियाना ब्रिज के ऊपर पहुंचता है तब शुरू होता है असली खेल। फिर प्लान के मुताबिक बर्लिन के ससुराल वालों का तरबूज का ट्रक पंचर हो जाता है और स्पीड तेज होने की वजह से वो पलट जाता है। फिर प्लान के मुताबिक पीछे आ रही गाड़ियां एक दूसरे के अंदर टक्कर मारने लगती है। फिर फिल्मों में धुआं उड़ाने वाली मशीन के जरिए वहां चारों तरफ धुआं फैला दिया जाता है और आसपास के लोग भी यही समझते हैं कि वो लोग एक भयानक एक्सीडेंट देख रहे हैं। फिर वहां एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। तभी बर्लिन की टीम ट्रक के शीशे पर नकली बॉम्ब चिपका देती है,
जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि दरवाजा खोला तो बॉम्ब फट जाएगा। इसलिए गार्ड डर के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं करते। तभी पास में खड़ी वैन में से बर्लिन बाहर निकलता है और कोड डालकर ट्रक का दरवाजा खोल लेता है। तभी सामने बर्लिन को वही पेंटिंग दिख जाती है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फिर वो जल्दी से उस पेंटिंग को बाहर निकालता है और पिज्जा डिलीवरी वाले बॉक्स के अंदर डालकर वहां से रवाना कर देता है, ताकि डिलीवरी बॉय को देखकर किसी को भी शक ना हो कि इसमें अरबों रुपए की पेंटिंग जा रही है। फिर वो लोग ट्रक का दरवाजा बंद करके जानबूझकर उसको तेज आग से पिघलाने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसे ही वहां पर पुलिस का सायरन बजे ये लोग अपनी चोरी को बीच में छोड़कर भाग जाएं और देखने वाले को ये लगे कि ये चोरी की नाकामयाब कोशिश थी। तभी बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, जो कि उस नकली बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। फिर जैसे ही उस ट्रक को खोलकर देखा जाता है तो उन्हें वहां पर उस पेंटिंग की नकल मिलती है, जो कि दिखने में असली पेंटिंग के जैसी थी। और ये सब प्लान बर्लिन ने प्रोफेसर के साथ बैठकर ही बनाया था, क्योंकि अगर ये लोग वहां पर नकली पेंटिंग नहीं रखते तो पुलिस अब तक इन सब के पीछे पड़ चुकी होती। दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आपने देखा होगा कि बर्लिन अपने भाई को कहकर जाता है कि मैं डचमैन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल डचमैन ही वो कलाकार था जिसने हूबहू असली के जैसी नकली पेंटिंग बनाकर दी थी। तभी ब्रूस एक सुनसान गली में अपनी बाइक और कपड़े छोड़ देता है और उस पेंटिंग को अपने साथ लेकर कैला के साथ पैदल ही निकल जाता है। उस समय राजा साहब अपनी वाइफ के साथ घूमने गए हुए थे और वहां पर जब वो चोरी की न्यूज देखते हैं तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सीधा सेंटोस के पास फोन करते हैं और कहते हैं, देखा तुमने, काम हो गया और तुम काम में अड़चन डाल रहे थे, अब निकल जाओ यहाँ से। उस समय राजा साहब का बॉडीगार्ड पैसे गिन रहा था, क्योंकि काम पूरा होने के बाद बर्लिन को पैसे भी तो देने थे। लेकिन तभी पैसे गिनते गिनते उसके हाथ वही गड्डी लग जाती है जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है और अपनी गन निकाल लेता है। दूसरी तरफ बोट के अंदर कैप्टन और विक्टर कैमरन को शराब पर शराब पिला रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलती और अपने साथियों के नाम भी नहीं बताती। वो बस यही कहती है कि मैं किसी भी गैंग से नहीं हूँ और अगर होती भी तो मैं कभी भी उनके नाम नहीं बताती। फिर वो लोग कैमरन को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं, अगर हमने तुम्हें यहाँ पर फेंक दिया तो 45 मील दूर तक कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। क्या अभी भी तुम नाम नहीं बताओगी? कैमरन कहती है, मैं किसी भी हाल में दरिया पार कर लूंगी, चाहे तैरकर या किसी फट्टे के साथ चिपक कर। याद रखना, हमारा फिर से सामना होगा। ये बात सुनकर कैप्टन उसको समुद्र में फेंक देता है और कहता है, जो दिल में आए वो करो। दूसरी तरफ बर्लिन और उसके साथी चर्च में पहुंच जाते हैं और फिर तहखाने का दरवाजा खोलकर सब लोग तहखाने में आ जाते हैं। वहां पहुंचकर ब्रूस और रॉय फायर प्रूफ सूट्स पहन लेते हैं और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर ब्रूस मना कर देता है क्योंकि उसको डर लग रहा था। फिर रॉय उसको जोश दिलाने की कोशिश करता है कि हम दोनों भाई तो एक साथ नर्क में भी जा सकते हैं। फिर यहाँ तो 45 सेकंड आग में ही खड़ा होना है। अब बर्लिन को डाउट हो जाता है कि अंदर कुछ भी हो सकता है और इन दोनों की जान भी जा सकती है, इसलिए वो मना कर देता है। कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन रॉय कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। फिर कैला अपने डिवाइस के जरिए सही पासवर्ड का पता करके दरवाजा खोल देती है और जैसे ही रॉय अंदर जाता है पीछे पीछे ब्रूस भी अंदर चला जाता है। फिर 10 सेकंड होते ही अंदर आग जल जाती है। आग का टेम्परेचर इतना हाई था कि वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज हमें बाहर निकालो, हमारा शरीर जल रहा है। तभी कैला दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन बर्लिन उसको मना कर देता है कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, क्योंकि दरवाजा खोलने पर ऑक्सीजन आग को और भड़का देगी। अब हमें 45 सेकंड खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 45 खत्म होने से पहले ही उन दोनों की आवाजें आनी बंद हो जाती है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है हवा का इतना तेज प्रेशर आता है कि सब लोग दूर जाकर गिरते हैं। अब इनके पास 10 सेकंड ही थे जिनमें बर्लिन को दोबारा से अंदर जाकर उन दोनों को बाहर निकाल कर लाना था, लेकिन देखते ही देखते दोबारा से दरवाजा बंद हो जाता है और बर्लिन भी अंदर ही रह जाता है। अब 10 सेकंड बाद फिर से आग जल जाती है, लेकिन मीथेन गैस के सिलेंडर खाली होने की वजह से आग वापस से बुझ जाती है। फिर बर्लिन अपने दोनों मस्टुंडों को संभालता है और कैला को भी बता देता है कि अपने दोनों शेर जिंदा है और एकदम सही है, लेकिन भयानक आग की वजह से दोनों दोस्त काफी जल चुके थे। फिर रॉय कहता है कि अब हम अपना काम खत्म करने के बाद ही बाहर जाएंगे। तभी बर्लिन जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर का नौकर बेतहाशा यूरो से और डॉलर से खचाखच भरा पड़ा है। यहाँ अली बाबा के खजाने से भी ज्यादा माल था। फिर ये लोग सारा पैसा अपने बैग्स में भर लेते हैं और बाहर आकर अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अल्वारो के बॉडीगार्ड को होने वाली चोरी के बारे में पता चल गया था तो वो चोरी रोकने के लिए क्यों नहीं आया। दरअसल वो अपना सूट उतारकर पजामा पहनकर सो गया था और उसने जानबूझकर वो चोरी होने दी।
अगले दिन जब बर्लिन और उसके साथी सीरिया से 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो राजा साहब को अपने घर पर हुई चोरी के बारे में पता चल जाता है और फिर वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को जगाने के लिए आ जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि तूने तिजोरी का ख्याल क्यों नहीं रखा, इस चोरी के लिए तू ही जिम्मेदार है। फिर अल्वारो पागलों की तरह भागते हुए अपनी आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है और देखता है कि वो भी पूरी तरह से लुट चुकी थी। वहां बस दो ही चीजें बची थी, एक पुरानी शराब और दूसरी चुराई हुई ओरिजिनल पेंटिंग जिसका बर्लिन ने चोरी करने का वादा किया था। इतने में वहां टेलीफोन की रिंग बजती है और दूसरी तरफ से बर्लिन बात करता है। बर्लिन कहता है, राजा साहब, हमने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, बस कीमत आपको थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़ी क्योंकि पहले हमने इस पेंटिंग की कीमत थोड़ी कम आंक ली थी। ये पेंटिंग 350 मिलियन यूरो से भी कहीं ज्यादा की है और नीलामी में तो ये डबल की भी हो सकती है, इसलिए मैंने अपनी फीस के 75 मिलियन आपकी तिजोरी में से निकाल लिए। फिर अल्वारो कहता है कि मुझे चुराए हुए पैसे नहीं चाहिए, बस ये बताओ कि मेरी बाकी की पेंटिंग्स कहाँ है, क्योंकि मुझे मेरा म्यूजियम पहले जैसा चाहिए। फिर बर्लिन कहता है, जरा पीछे मुड़कर देखिए, कैमरे में आपकी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है जिससे ये साबित हो सकता है कि आप कला की दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं और आपकी बोट में जो हीरो की तस्करी होती है उसकी फुटेज भी हमारे पास है। नमूना आपके बिस्तर पर रखा है। अगर आपने मुझसे बदला लेने के बारे में सोचा तो मैं ये सब इंटरनेट पर डाल दूंगा और आपकी जिंदगी के बचे हुए दिन जेल में कटेंगे। चलिए अब एक सौदा करते हैं, आप अपनी ये पेंटिंग और सारे हीरे और बोट्स रखिए और बाकी सब कुछ हम रखते हैं। इस तरह से हम दोनों ही जीतेंगे, वरना अगर हार होगी तो दोनों की ही होगी। तभी वहाँ पर सैंटोस भी आ जाता है और बताता है कि रानी साहिबा भी चली गई। रानी साहिबा एक चिट्ठी छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि आप मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा मेरी बजाय अपनी बेहुदा पेंटिंग्स को दे रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। अब अपने तीनों खजाने लुट जाने पर अल्वारो वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि जिस बर्लिन को वो खुद से कम समझ रहा था वो उसके तीनों खजाने एक साथ लूट कर चला गया और अल्वारो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर सैंटोस कहता है, मालिक, मैं उसको जिंदगी भर ढूंढता रहूंगा और सबको मौत के घाट उतार दूंगा, बस आप हुक्म दीजिए। लेकिन अल्वारो मना कर देता है और कहता है, हिसाब बराबर हो गया, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। फिर उनका बॉडीगार्ड उनको बिस्तर पर लिटा देता है। अल्वारो कहता है कि उस तस्वीर को मेरे पास रख दो, मैं उसको जी भर के देखना चाहता हूँ और तुम भी यहीं पर लेट जाओ। बस यही वजह थी जो इस बॉडीगार्ड ने बर्लिन और उसके साथियों को रोकने की कोशिश नहीं की। ये पहले से ही सब कुछ जानता था कि यहाँ महल में क्या हो रहा है, लेकिन इसको पता था कि जब तक इसके मालिक की दौलत और बीवी छोड़कर नहीं जाती तब तक मालिक इसको तवज्जो नहीं देंगे। फिर अल्वारो कहता है, सैमुअल, अब हम फिर से नई शुरुआत करेंगे जिसमें हमें बहुत मजा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन और उसकी टीम चोरी करने के बाद मौज मस्ती कर रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी उस वक्त दर्द में बदल जाती है जब उनको टीवी में कैमरॉन की मौत के बारे में पता चलता है। टीवी में बताया जा रहा था कि ज्यादा शराब पी लेने के कारण कैमरॉन गलती से पानी में गिर गई और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। ये खबर सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। दरअसल बर्लिन ने उसको पहले ही आगाह किया था कि तुम अकेली मत जाओ और जा रही हो तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, लेकिन कैमरॉन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तभी रॉय के पास कैमरॉन का भेजा हुआ एक वॉइस नोट आता है जिसमें वो कहती है कि हो सकता है कि ये मैसेज तुम्हें तब मिले जब बोट किनारे पर आ जाए, लेकिन तब तक शायद मैं नहीं रहूंगी। बर्लिन सही कहते थे कि मैं एक घमंडी औरत हूँ जो खुद ही अपना नुकसान करती है। अगर मैं तुम्हें भी सही समय पर सॉरी कह देती तो शायद ये कहानी इस तरह से खत्म नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर देना। अब ये वॉइस नोट सुनकर रॉय फूट फूट कर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बर्लिन डैमियन के पास आता है और कहता है कि हम जानते हैं आप यही सोच रहे होंगे कि हमने एक जिद्दी इंसान से बदला लेने के लिए एक लड़की की जान गंवा दी। डैमियन कहता है, ये रास्ता हम सब ने खुद चुना था, वो भी अपनी मर्जी से। ये सफर हमें वो दर्द भरी यादें दे गया जिनको मापा नहीं जा सकता। हम इस सफर को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। फिर वो शुक्रिया कहकर बर्लिन के गले लग जाता है। फिर बर्लिन कहता है कि जिन लोकर्स को लूटने की आपकी तमन्ना थी हम क्रिसमस वाले दिन उनको भी लूट सकते हैं। ये बात सुनकर डैमियन हंसने लगता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं पेरिस, बोस्टन, ऑक्सफोर्ड और दुनिया भर के म्यूजियम से अल्वारो ने जॉन जोन सी वो पेंटिंग्स चोरी करवाई थी। बर्लिन उन सबको वापस वहीं पर पहुंचा देता है ताकि जिन कला प्रेमियों ने इनको बनाया था दुनिया उनको याद रख सके। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड